Welcome to our YouTube channel, that is Bio Lecture from Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter of Origin and Evolution of Life. तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक थ्योरी स्टार्ट किए थे जिसका नाम था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इस थ्योरी को अगर आपको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट करना है, तो इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर हमने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर जो पहला पॉइंट था जेनेटिक वेरिएशन, ये जो पहला पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन, उसको हमने डिटेल में देखे थे। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर मेन 3 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुके, उसको आप जाकर देखिए। अब हम उसी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन और तीसरा पॉइंट है आइसोलेशन। तो जस्ट रिवाइज कर लेता हूं मैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर जो पहला पॉइंट है उसको, जेनेटिक वेरिएशन, ये हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। तो इसके अंदर मेन 5 पॉइंट है जो जेनेटिक वेरिएशन जिसके सबब होता है, जिसका कॉज है जेनेटिक वेरिएशन, उसके अंदर 5 पॉइंट है। उसमें से सबसे पहला है जीन म्यूटेशन, ये देखे थे हमने, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्रोमोसोमल एबेरेशन। अब ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, ये जो डिपेंड है 3 पॉइंट पर। फिर उस 3 पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है उसमें 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट में से जो लास्ट है क्रोमोसोमल एबेरेशन, उसके अंदर 4 पॉइंट है। क्रोमोसोमल एबेरेशन मतलब जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सबब रहेगा क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से, वो कॉज दिए गए हैं, वो असबाब दिए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डिलेशन है, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो ये हमने डिटेल में देखे थे। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अगले पॉइंट से, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन बी। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो हमने देखे थे कि बहुत सारे साइंटिस्ट, तकरीबन 5-6 साइंटिस्ट के नाम हमने देखे थे, उन्होंने एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को पेश किया जिसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो इवोल्यूशन आया है उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, कौन कौन से फैक्टर की सबब इवोल्यूशन ये जो है तो बेहतरीन अंदाज से अगली अनवा में, अगली स्पेसीज में आया है, और आगे उसका जो है तो असबाब हमको बताए गए। तो सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन किसको बोलेंगे? नेचुरल मतलब कुदरती सिलेक्शन, इंतखाब। नेचुरल सिलेक्शन मतलब कुदरती इंतखाब। ऐसे कुछ स्पेसीज के अंदर खुसूसियत रहती है जिसका इंतखाब डायरेक्टली नेचर करती है या कुदरत के जरिए से उसका इंतखाब होता है। तो यहाँ पे उसके एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है नेचुरल सिलेक्शन के? तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन इज डराइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन। जो भी इर्तिका रहेगा स्पेसीज के अंदर, वो इर्तिका के लिए नेचुरल सिलेक्शन ये डराइविंग फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होगी, है ना। नेचुरल कुदरती इंतखाब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा एज ए ड्राइविंग फोर्स के इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये उसका एडवांटेज है। फिर उसके बाद क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन जहां भी होगा तो वहां जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, जीनियाती तब्दीली वहां पर हमको किसी भी आबादी में दिखाई देंगी। किसकी वजह से? कुदरती इंतखाब की वजह से। यही मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर बताया गया। फिर उसके बाद है ग्रेटर चांस टू सर्वाइवल। अगर किसी स्पेसीज को कुदरत का इंतखाब होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है सर्वाइव करने के लिए, तो उसके जो है तो सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू अदर स्पेसीज विच शो हार्मफुल वेरिएशन। तो अगर यहां पे नेचुरल सिलेक्शन होता है अच्छे और खुशगवार तब्दीली के लिए, तो ग्रेटर चांस रहेगा उसको सर्वाइव करने के लिए, उस अनवा को खास करके, उस स्पेसीज को सर्वाइव करने के लिए। अब उसके बाद है इट ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी चेंजेस। अब इसका क्या मतलब होता है? जो नेचुरल सिलेक्शन है, कुदरती इंतखाब है, यहां पर इवोल्यूशनरी चेंजेस, इर्तिकाई तब्दीलियों को जो है तो लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? वो है नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस, कुदरती इंतखाब का प्रोसेस। तो यहां पे
ब्रिंग्स इवोल्यूशनरी चेंजेस, इर्तिकाई तब्दीलियां जो भी हमको जाहिर होगी, जो भी दिखाई देगी किसी अनवा के अंदर, किसी स्पेसीज के अंदर, वो डायरेक्टली जो है तो डिपेंड रहेंगी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। फिर उसके बाद अब ये जो है डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ जीन, अब क्या होगा नेचुरल सिलेक्शन में जब इवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगे तो डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ जीन होगा, जिससे क्या होगा जीन अलग अलग तरह के जो जीन जो है तो हमको दिखाई देंगे, जो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, अलग अलग खुसूसियत के लिए। जैसे जीन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, अब यहां पे जीन का जो है तो सेपरेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जीन के तवातुर के अंदर तब्दीली होगी। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल यहां दी हुई है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये आपको जो है तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी न्यू बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 100 से 103 तक ये थ्योरी दी हुई है। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है, आपको ये वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें यहां पे हमको ये याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन के एडवांटेज ये है और उसको एक्सप्लेन किया गया है एक एग्जाम्पल के जरिए से, जिसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब ये क्या रहता, इसको हम उर्दू में बोलेंगे सनती आना या फिर सनती सिया जिल्दी। अब इसको कैसे समझेंगे हम, तो एक एग्जाम्पल दी हुई है बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में, वो आप देख सकते हैं। यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बताया गया है, कहां पर, ब्रिटेन के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन इन 1845, सन 1845 के अंदर ब्रिटेन के अंदर सनतियाना या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहां पर बताया गया है। उससे क्या इफेक्ट हुआ नेचुरल सिलेक्शन पे, तो 2 स्पेसीज है हमारे पास मौत की, मतलब पतिंगा, MOTH, इसको बोलेंगे हम पतिंगा। तो यहां पर 2 एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में सबसे पहले है ब्रिस्टन बेटुलेरिया, ये नाम है उसका, और दूसरा है बिस्टन कार्बोनेरिया। अब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो उसके शुरू होने के पहले जो स्पेसीज ब्रिटेन के अंदर पाई गई थी पतिंगे की, वो थी ब्रिस्टन बेटुलेरिया, जो के भूरे रंग के थे, ग्रे कलर, भूरे या फिर ग्रे कलर के थे, ग्रे कलर। और ब्रिस्टन कार्बोनेरिया ये स्पेसीज ब्लैक कलर की थी, इनका जो कलर था ये ब्लैक कलर था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के पहले यहां पर ब्रिस्टन बेटुलेरिया जो ग्रे कलर की थी, ये दरख्तों के ऊपर जो लाइकेन डेवलप हुए थे, लाइकेन कहते हैं उर्दू में अशनात को, हमको पता होना चाहिए। लाइकेन ये जो है तो एज ए इन्वायरमेंटल या फिर पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जहां कहीं भी पॉल्यूशन रहेगा वहां पर लाइकेन डेवलप नहीं होंगे, जहां पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रहेगा वहां पर बहुत ज्यादा लाइकेन हमको दिखाई देंगे। तो इस लाइकेन के डेवलपमेंट की वजह से ग्रे कलर के जो पतिंगे थे ब्रिस्टन बेटुलेरिया, ये क्या होते थे, ये लाइकेन के अंदर अपना जो कलर मैच कर लेते थे, और जो प्रेडेटर बर्ड्स रहते थे, प्रेडेटर जो शिकारी परिंदे रहते थे, उनसे अपना बचाव कर लेते थे। इसके अपोजिट ब्रिस्टन कार्बोनेरिया ब्लैक कलर के थे, जो इस लाइकेन के अंदर आसानी से उन प्रेडेटरी बर्ड्स को दिखाई देते थे, जिसकी वजह से वो शिकारी परिंदे ये ब्रिस्टन कार्बोनेरिया पतिंगों का आसानी से शिकार कर लेते थे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये प्रोसेस होता था, जिसकी वजह से यहां पर ये जो ब्रिस्टन कार्बोनेरिया है इसकी तादाद कम होना शुरू हो गई। इसकी जो ये है
तादाद है ये कम हो गई और बिस्टन ब्यूटिल एरिया की तादाद बढ़ गई वहां पर। फिर अचानक सन 1845 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उस रिवॉल्यूशन के अंदर यहां पर जो है तो इंडस्ट्रीज के जरिए से जो स्मोक जो है तो निकला और उस स्मोक से जो जंगल थे वहां पर, जंगल के अंदर जो प्लांट्स थे उनके ऊपर एक स्मूथी स्मोक जो है तो तय जमा हो गई, जिसकी वजह से ये लाइकेन क्या हो गए, डेवलप होना कम हो गए, बंद हो गए, इनकी नमू रुक गई, जिसकी वजह से इसके अंदर जो छुपने वाले थे ग्रे कलर के बिस्टन ब्यूटिल एरिया पतंगे वो नुमाया दिखाई देने लगे और बिस्टन कार्बोनेरिया ये ब्लैक कलर के लाइकेन के अंदर या प्लांट के अंदर जो तह जमा हो गई थी धुएं की, उसके अंदर आसानी से छुपने लगे। ये कब हुआ, जब सनदी आना हुआ सन 1845 के अंदर ब्रिटेन के अंदर। तो यहां पर ये डेवलपमेंट इस स्पेसीज का, बिस्टन कार्बोनेरिया का बहुत ज्यादा तादाद में होने लगा। तो इसका मतलब यहां पर पहली जो स्पेसीज जो खत्म हो गई, कैसी खत्म हुई, सनतियाना होने के बाद में उसका जो कलर है वो दिखाई देने लगा प्रेडिटरी बर्ड्स को, जिसकी वजह से वो आसानी से उसका शिकार करने लगे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें बिस्टन कार्बोनेरिया जो है तो मैच हो गए, उसमें उसके अंदर छुपने लगे, जिससे प्रेडेटरी बर्ड से अपना बचाव आसानी से करने लगे। तो यहां पर बिस्टन कार्बोनेरिया का जो सिलेक्शन है ये नेचुरल की वजह से हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ ताकि ये बिस्टन कार्बोनेरिया ये पतंगे की स्पीसीज डेवलप हो सके जो है तो इसके अंदर नेचर के अंदर, दुनिया के अंदर। तो यहां से नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल हमको ये आसानी से समझ में आता है कि नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से किसी स्पेसीज को पनपने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ये बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई बड़ी डिटेल के अंदर, आपको इसमें इमेज दिखाई दे रही होगी, यहां पे आप इमेज देख सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की। तो बुक में भी उसकी तस्वीर दी हुई है, आप देख सकते हैं उसके अंदर जाकर। तो अब यहां पे नेचुरल सिलेक्शन को हमने देख लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर वो है आइसोलेशन। लास्ट पॉइंट है ये आइसोलेशन। इसके पहले हमने क्या देखे, इसके पहले हमने देखे जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा देखे नेचुरल सिलेक्शन और लास्ट वाला है आइसोलेशन। आइसोलेशन को हम बोलते हैं अलहदगी, है ना, सेपरेट होना। अब उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है यहां पे छोटी सी, सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज into smaller unit prevent interbreeding in them। मतलब क्या है इसका, किसी आबादी में से किसी अणुआ का अलहदा होना। कैसे अलहदा होना, into smaller unit, छोटी छोटी इकाइयों के अंदर, छोटी छोटी झेली इकाइयों के अंदर, ताकि उनका आपस में जो मेन पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन से इंटरब्रीडिंग, अफजाइश नस्ल रुक जाए या उस जो है तो खत्म हो जाए। तो इसको बोलेंगे हम आइसोलेशन या फिर अलहदगी। समझ में आया। आइसोलेशन इज द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज इनटू स्मॉलर यूनिट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग टू देम। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये आइसोलेशन के लिए कुछ बैरियर्स रहेंगे, कुछ असबाब रहेंगे जो आइसोलेशन को अंजाम देंगे। Some barriers prevent gene flow between isolated population called isolated mechanism। अब उन बैरियर को हम क्या बोलेंगे, जो जीन फ्लो को रोकेंगे या उसके अंदर जीन फ्लो के अंदर रुकावट बनेंगे, उसको हम बोलेंगे हम आइसोलेटेड मैकेनिज्म। अब ये आइसोलेटेड मैकेनिज्म दो टाइप के हैं हमारे पास। सबसे पहला जो आइसोलेटेड मैकेनिज्म है वो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब यहां पे हम उसको टाइप भी बोल सकते हैं, आइसोलेशन की टाइप, उसमें एक है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। अब यहां पर जियोग्राफिकल से ये टर्म से हमको समझ में आता है कि जुग्राफियाई हालात की वजह से, है ना, जुग्राफियाई हालात की वजह से किसी अणुआ का अलहदा होना, उसको हम बोलेंगे जुग्राफियाई अलहदगी या फिर जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे कौन से जुग्राफियाई हालात है, जियोग्राफिकल कंडीशन है जिसकी वजह से अणुआ या स्पेसीज सेपरेट हो जाएगी एक दूसरे से। जैसे मिसाल के तौर पर रिवर्स, नदियां, तालाब, समंदर, माउंटेन, ग्लेशियर,
ये तमाम जो है तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या आइसोलेशन के अंदर एग्जाम्पल रहेंगे। अब उसकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस ये क्या है, अगले नेक्स्ट पेज पे डिटेल में डार्विन फिंचेस के बारे में दिया हुआ है, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा डार्विन फिंचेस, जो बीक का परिंदों के अंदर जो चोंच का इवोल्यूशन हुआ बीक का, उसके अंदर एडॉप्टिव ट्रेट है, एडॉप्टिव रेडिएशन है, जिसमें डार्विन फिंचेस एक परिंदों का नाम है, उनके अंदर जो एडॉप्टिव ट्रेट है वो डेवलप हुए। कैसे हुए? जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हुए। तो ये यहां पर डार्विन फिंचेस उसकी एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो बैरियर है जियोग्राफिकल आइसोलेशन के बाद में वो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब रिप्रोडक्टिव हमको पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कहते हैं हम तौलीदी अमल को। यहां पे पहले ज्योग्राफी हालात की वजह से किसी अनवा का, किसी आबादी में से किसी अनवा का सेपरेशन हुआ था, अलहदगी हुई थी। अब यहां पर तौलीदी वजूहात की बिना पर, अफजाइश की बिना पर या तौलीदी अमल की बुनियाद पर यहां पे किसी स्पेसीज का सेपरेशन हुआ, तो वहां जो है तो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको वन बाय वन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा जेनेटिक मटेरियल या फिर जीन पूल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स की वजह से चेंज होने की वजह से। अब इसमें क्या है, जीनियाती मादा जैसे डीएनए है, आरएनए है, जीन पूल जीन तालाब की वजह से चेंज हो जाना, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन जीन, या फिर हम उसको बोलेंगे जो तौलीदी आजा रहेंगे किसी भी स्पेसीज के अंदर उसका चेंज होना, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का प्रोसेस होगा। अब ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन। अब ये प्रोसेस होने की वजह से इंटरब्रीडिंग बैन अफजाइश जो है तो आबादी के अंदर ये रुक जाएगी, इससे ये प्रिवेंट करेगी स्पेसीज को। कौन करेगी? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब उसके अंदर जो पहला है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। अब ये यहां पे दिए हुए प्री मेटिंग मतलब मेटिंग से पहले, या फिर जिसको हम बोलेंगे जिनसी मिलाप से पहले का मैकेनिज्म। उसमें क्या होगा, जाइगोट या फिर फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन ये रुक जाएगा। यानी जो मैकेनिज्म है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का उसमें प्री मेटिंग का पहला है और एक है पोस्ट मेटिंग। तो प्री मेटिंग के अंदर ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो उसमें पोस्ट जाइगोट प्री जाइगोटिक दिया हुआ है, यानी फर्टिलाइजेशन का अमल या फिर जाइगोट बनने का अमल ये क्या होगा, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हैबिटाट, मतलब स्पेसीज जो है तो ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटाट, मेटिंग प्रोसेस नॉट मीट, मतलब यकसा जुग्राफियाई हालात में स्पेसीज रहेगी लेकिन उनका जो हैबिटाट रहेगा, लोकेशन जो रहेगा, रहने का मकाम, ये कैसा रहेगा, अलहदा अलहदा रहेगा, अलग अलग रहेगा, जिसकी वजह से उनके अंदर बैन अफजाइश का प्रोसेस या मेटिंग का प्रोसेस ये अंजाम नहीं पाएगा। अब जो दूसरा है सीजनल आइसोलेशन। अब ये सीजनल मौसम के लिहाज से, मौसम की बुनियाद पर जो अलहदगी होगी किसी भी स्पेसीज में, अनवा में, वो कहलाएगी सीजनल आइसोलेशन। अब इसमें क्या होगा, ये जो स्पेसीज है सेक्सुअली मैच्योर एट डिफरेंट सीजन, मतलब जिनसी तौर पर जो पुख्तगी रहेगी किसी भी अनवा के अंदर वो अलग अलग मौसम में रहेगी, जिसकी वजह से इंटरब्रीडिंग डज नॉट हैपन और स्टॉप। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में। अब जो तीसरे नंबर का है वो है इथोलॉजिकल। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जो थर्ड पॉइंट है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। कौन सा है? इथोलॉजिकल आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में दो मेन पॉइंट है, प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक, प्री मेटिंग पोस्ट मेटिंग। तो प्री जाइगोटिक या प्री मेटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट देखे थे हमने, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इसमें क्या होगा, मेटिंग बिहेवियर ऑफ द स्पेसीज इज स्पेसिफिक, मतलब यहां पे मेटिंग बिहेवियर कैसा रहेगा, हर स्पेसीज का ये स्पेसिफिक रहेगा, जिसकी वजह से वो आपस में इंटरब्रीड या फिर बैन अफजाइश का अमल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में थर्ड पॉइंट है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है
फोर्थ नंबर मैकेनिकल आइसोलेशन। अब मैकेनिकल इटसेल्फ इंडिकेट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज डिफरेंट, मतलब जो तौलीदी उजू की जो साख्त रहेगी ये डिफरेंट रहेगी, अलग अलग रहेगी हर स्पेसीज की। तो इसमें क्या होगा, यहां पे इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं होगा या फिर रुक जाएगा। फिर ये 4 पॉइंट के बाद में बी वाला जो पॉइंट है वो है पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। इसके अंदर क्या रहेगा, गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस रहेगा। जैसे उसमें पहला दिया हुआ है गैमेट मोर्टेलिटी, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक लाइफ स्पैन रहेगा गैमेट का। गैमेट किसको बोलेंगे हम, गैमेट बोलेंगे जवाजों को। उसका गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा, उसका स्पेसिफिक टाइम रहेगा। उस टाइम में क्या होगा, अगर वो नॉट यूनाइट एट ए टाइम तो उसका जो है तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे लाइफ स्पैन गैमेट का इंपॉर्टेंट है। ऑन टाइम गैमेट का यूनाइट होना जरूरी होगा, तो ही वो बैन अफजाइश का अमल आगे अंजाम पाएगा। तो यहां पर स्पेसिफिक लाइफ स्पैन है गैमेट का पोस्ट जाइगोटिक प्रोसेस के अंदर। गैमेट का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेशन होने के बाद में उसका यूनियन होना जरूरी है, जिसकी वजह से जाइगोट तैयार होगा। लेकिन यहां लाइफ स्पैन कम होने की वजह से ऑन टाइम उसका यूनियन नहीं होगा, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट है जाइगोट मोर्टेलिटी। अब गैमेट मोर्टेलिटी देख ली हमने, उसके बाद है जाइगोट। अगर यूनियन ऑफ गैमेट हो गया, जाइगोट तैयार हो गया, जिसकी वजह से तो क्या होगा, एक फर्टिलाइज हो जाएगा, और एक फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट रहेगा वो डाई हो जाएगा ऑन टाइम ना होने की वजह से। तो जाइगोट यहां पे खत्म हो जाएगा, तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, अफजाइश का जो अमल है वो रुक जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। अब यहां पे क्या होगा, बिकम मैच्योरिटी बट स्टेराइल ड्यू टू फेल्यूअर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा, जो गैमेटोजेनेसिस रहेगा, गैमेट फॉर्मेशन का अमल रहेगा, ये प्रॉपर नहीं होने की वजह से या फिर उसका फेल्यूअर होने की वजह से मैच्योरिटी हो जाएगी, गैमेट की जाइगोट की मैच्योरिटी हो जाएगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, हाइब्रिड स्टेराइल होगा, हाइब्रिड स्टेरिलिटी होगी। और वहां पे जो एग्जांपल दिया हुआ है मियोसिस के अंदर, म्यूल जो है इंटरजेनिक एनिमल है, ये हमको पता है, इंटरजेनिक इंटरमीडिएट स्पेसीज है बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी। तो यहां पे इतना जो पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में है, जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर हमको दिया हुआ है। तो आइसोलेशन के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, उसके अंदर 2 पॉइंट है। सबसे पहला है प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक, दूसरा है पोस्ट मैटिंग और पोस्ट जाइगोटिक, जिसके अंदर छोटे छोटे सब पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आपको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अगर देखना है तो सबसे पहले हमने जो पहला पॉइंट लिया था, जो 3 मेन पॉइंट के अंदर इसको डिवाइड किए थे, सबसे पहला है जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है आइसोलेशन। तो इसको पॉइंट वाइज ट्री डायग्राम की शक्ल में आपको देखना होगा। तो ये थ्योरी आपको अपने अल्फाज में बयान करते आएगी। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का जो टॉपिक है ये खत्म हुआ। इसको आप ट्री डायग्राम की शक्ल में अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, दीगर तुलबा और तालिबात में ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।